and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took... नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ट्रंप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क हेडेड DOGE डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ एरियाज में यूएस स्पेंडिंग रोकी है। इस ट्वीट के बाद भारत में इस पर काफी विवाद हुआ। कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि इंडिया में पहले से ही काफी अच्छा वोटर टर्नआउट है, तो इंडिया जैसे देशों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन क्यों खर्च कर रहा है यूएस। अच्छा, इसके अलावा और भी कई ट्रांजैक्शन ऐसे जो बड़ा डाउट क्रिएट करते हैं, जैसे 29 मिलियन की फंडिंग जो बांग्लादेश को की जा रही है, श्रीलंका में जो फंडिंग करी जा रही है, साथ ही साथ नेपाल में जो फंडिंग करी जा रही है। कई जगहों पे क्लियरली मेंशन है स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप। 2.3 मिलियन की आप चाहे कंबोडिया में देख लें, वहां भी क्लियरली मेंशन है स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंट वॉइस। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यूएस इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहा है इन सब कंट्रीज में। ट्रंप का ये बयान इस आर्गुमेंट को और भी ज्यादा सपोर्ट करता है। आपने कई वीडियोस और आर्टिकल अब तक पढ़ लिए होंगे जिसमें लोगों ने इसे इनसेन और शॉकिंग कहा होगा। उसके बाद इस पर काफी डिटेल्स भी बताई होगी। पर अगर हम इसका प्योर एकेडमिक एनालिसिस करें तो एज अ फॉलोअर ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड IR फॉर लॉन्ग टाइम, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही नॉर्मल बात है। पावरफुल और रिच कंट्रीज अपनी सीक्रेट एजेंसीज, एम्बेसडर, डिप्लोमेट के थ्रू दूसरे देशों में इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते ही रहते हैं। ये तो इस बार ट्रंप की गवर्नमेंट ने डाटा सबके सामने ओपन कर दिया, वरना यूएस ये तो कब से कर रहा है और फ्यूचर में भी करता रहेगा। डॉक्टर S जयशंकर ने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस साल इस इशू पर काफी कुछ बोला था। आइए डिटेल में ये सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। Jay, can I make two quick comments here? One, look, I would challenge the equation of, liberalism in a kind of an international way with democracy. I do think different societies have their own cultures, their own values, their own ways of doing things. And the idea that there is some kind of universe, one truth and one judgment and one norm, and that should be preached, propagated, evaluated, and judged. I think that is one of the big issues we're having today in politics. And it is done by think tanks, it's done by people who do ratings, it is done by newspapers. So I think there is a reaction in many parts of the world to self-appointed custodians, people who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable that it will be challenged. My second issue, is, look, every country has its mainstream politics. It has its outliers, okay? If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies. If I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. इंडिया को भी कई बार बांग्लादेश, नेपाल की गवर्नमेंट ये एक्यूज करती है कि इंडिया इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहा है। 2024 में सोशल मीडिया एप्स, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब, इस पर अपोजिशन पार्टी के सपोर्ट में कई वीडियोस और एड रन किए गए। मशहूर सेफोलॉजिस्ट प्रशांत किशोर ने अपने BBC के इस इंटरव्यू में ये क्लियरली कहा है, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया पार्टी इन पावर को सपोर्ट कर रहा था और सोशल मीडिया अपोजिशन पार्टीज को। वैसे भी यूएस ने पूरी दुनिया में अपनी हेजीमनी अपनी इंटरनेट कंपनीज के थ्रू बनाई है। प्रेजेंटली वो इनके थ्रू किसी भी कंट्री में लोगों के व्यूज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। भारत में मशहूर कई इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को
पॉलिटिकल पार्टी और वेस्टर्न कंट्रीज से एक पर्टिकुलर एजेंडा को पुश करने के लिए काफी ज्यादा फंडिंग आती है। इसीलिए चाइना ने इन सब यूएस एप्स को अपने देश में बैन कर रखा है। वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूएस में इलेक्शन इंटरफेरेंस के लिए काफी स्ट्रिक्ट लॉ है, पर इसके रिगार्डिंग इंडिया और ग्लोबल साउथ में अभी इतने एफिशिएंट लॉ नहीं है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न हिपोक्रेसी। जब रशिया यूएस में फंडिंग दे तो इलेक्शन मैनिपुलेशन, और जब यूएस करे तो वोटर टर्नआउट इंक्रीमेंट। बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर कह दिया है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रिफ्ट बढ़ते ही जा रही है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही यूक्रेन पॉलिसी में 180 डिग्री शिफ्ट आ गया। सबसे पहले यूएसए ने यूक्रेन की वॉर फंडिंग पर रोक लगाई, और अब ट्रंप के सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने रशिया के साथ सऊदी अरेबिया में पीस टॉक्स भी कंक्लूड कर ली हैं। इन टॉक्स में ना ही यूरोप को और ना ही यूक्रेन को बुलाया गया। देखिए, जब भी जियोपॉलिटिक्स में कोई अनएक्सपेक्टेड और सडन चेंज आता है तो जो देश जितनी जल्दी उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, वो उतना सक्सेसफुल होते हैं। यूरोप और यूक्रेन के लीडर्स यहीं पीछे रह गए। इजराइल, इंडिया, जापान ने तुरंत ट्रंप के अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलाइन किया, पर यूरोप और यूक्रेन पीछे रह गए। इजराइल ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले लड़ाई रोक दी। नेतन्याहू के इस मूव की निंदा भी हुई, और उन्हें अब गाजा इशू पर ट्रंप का पूरा सपोर्ट हासिल है। यही हाल इंडिया का भी है। ट्रंप के टेन्योर में ये सब कंट्रीज काफी बढ़िया करेंगे। जेलेंस्की को ट्रंप का डिक्टेटर कहना उसी सीरीज में एक एडिशन है। ट्रंप यूक्रेन का 50% नेचुरल रिसोर्स चाहते हैं। अगर जेलेंस्की ने डील में साइन कर दिया तो वेल एंड गुड, वरना ट्रंप इलेक्शन करवाकर नए लीडर को ले आएंगे। वैसे भी यूएस के लिए ये कौन सी बड़ी बात है, बांग्लादेश में तो ये वो पहले ही कर चुके हैं। ट्रंप जेलेंस्की पर वॉर को एंड करने का प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जितना जल्दी जेलेंस्की पीस करने को तैयार होंगे उतना उनके लिए और यूक्रेन के लिए अच्छा होगा। अगर जेलेंस्की पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड लीडर होते तो नेतन्याहू की तरह ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही रशिया के साथ डील कर लेते। अगली न्यूज है इंडिया रशिया ट्रेड के रिगार्डिंग। इंडिया रशिया का प्लान है कि इंडिया रशिया का ट्रेड 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंच जाए। रशिया इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर है, पर ट्रेड फ्रंट में इंडिया रशिया का सिग्निफिकेंट ट्रेड पहले नहीं होता था। रशिया का पूरा फोकस यूरोप और चाइना पर रहता था, पर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप का मार्केट रशिया के हाथ से निकल गया। 2022 के बाद इंडिया ने चीप रशियन ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिससे रशिया इंडिया ट्रेड वॉल्यूम्स में सिग्निफिकेंट जंप आया। इंडिया रशिया ट्रेड सी रूट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के थ्रू होता है। अब न्यूज यही है कि इंडिया रशिया का ट्रेड थ्रू INSTC डबल हो गया। रशिया इंडिया के ट्रेड को देखें तो इंडिया रशिया को डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिसमें मेडिसिन, स्टील, एल्युमिनियम, टी सिग्निफिकेंट परसेंटेज होल्ड करते हैं, जबकि रशिया इंडिया को पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट करता है। इस पूरे ट्रेड में दो इशू हैं। पहला, ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट होता है 4 बिलियन का, जबकि रशिया से जो एक्सपोर्ट इंडिया को होता है वो 66 बिलियन का है। ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। और दूसरा है कंप्लीट ट्रेड वॉल्यूम्स का पूरा डिपेंडेंस ऑन सिंगल आइटम, एंड दैट इज क्रूड ऑयल। मान लो किसी भी रीजंस की वजह से रशिया से इंडिया ऑयल लेना कम कर देता है तो सारे ट्रेड वॉल्यूम ही गिर जाएंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को थोड़ी देर के लिए हटा दें और रशिया इंडिया ट्रेड को जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो इंडिया रशिया का ट्रेड इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया का इकोनॉमिकली चाइना पर फुली डिपेंडेंट होना ना वेस्ट के लिए अच्छा है और ना ही इंडिया के लिए। यूरोप के ट्रेड बैन के बाद रशिया को एक और पार्टनर की जरूरत थी। इंडिया ने ऐसे टाइम पर रशिया से ऑयल लेकर न केवल अपने डिफेंस इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया बल्कि रशिया के चाइना पर डिपेंडेंस को भी रिड्यूस किया। अब इंडिया का फोकस रशिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर है। इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल कैपेबिलिटीज का यूज करके अपने डेफिसिट्स को कम कर सकता है। INST इंडिया रशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ये 70 to 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेड कॉरिडोर है जो इंडिया में मुंबई से रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है। इससे इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज
कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अरबाईजान, इनकी मार्केट का एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ ये रशिया को ग्लोबल साउथ कंट्रीज से थ्रू पर्शियन गल्फ कनेक्ट करता है। इसके कंपैरिजन में स्वेज कैनाल वाला रूट काफी बड़ा है। INST चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का होम ग्रोन अल्टरनेटिव भी है। इंडिया को फ्यूचर में इस रूट के थ्रू यूरोपियन मार्केट का एक्सेस भी मिलेगा। फ्यूचर में इस रूट के थ्रू और भी ज्यादा ट्रेड बढ़ने की संभावना है। और अब फाइनली एक MCQ, कॉन्स्टेंटिन टेसोलस अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं एक देश के। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धीरे धीरे हम इसमें और भी ज्यादा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स को कवर करेंगे। हम डेली ये वीडियो आपके लिए लाएंगे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से मिल जाएगा, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिए। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।